हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 की ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, क्लास 8 का। गाइस, इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, बस 10 चैप्टर हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर आपको एजुकेशन दें, शिक्षा दें। सो गाइस, आज का जो चैप्टर है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 का, वो है कंफर्टिंग मार्जिनलिज्म, अर्थात हास्याकरण से निपटारा। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हास्याकरण क्या है, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। गाइज, इससे पहले हमने पढ़ा था असमानता के बारे में, भेदभाव के बारे में। समूह में कम ताकतवर है, अलग अलग कर दिए जाते हैं, वर्चस्व का विरोध, अपनी आवाज़ उठाई जाती है, संघर्ष करते रहते हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालत को बदलने का प्रयास भी किया था। धार्मिक सांत्वना से रिलेटेड, या बात करें हम शिक्षा, आर्थिक बेहतरी, संगी, या अर्थात अन्य कई तरह की चीज़ों पर हमने हास्यकरण के एक समुदाय को हमने देखा था। मगर अब हम पढ़ेंगे गाइस कि समूह और व्यक्तियों में असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके हैं। आज़ादी के बाद, जैसे आपको मालूम है, हमारे पास मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं। सरकार ने ऐसी बहुत सारी नीतियां बनाई हैं जिसके थ्रू हम उससे बच सकते हैं, चाहे वो योजना हो, चाहे वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू हो, या देश के थ्रू हो, या फिर अन्य चीज़ों की तरह। उसके बारे में हम जानेंगे। सो गाइस, जो पहला कोटेशन आज का आती है वो आता है इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स, अर्थात मौलिक अधिकारों का उपयोग। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें असमानता, फ्रीडम टू इक्वलिटी भी है, समानता का अधिकार। सो गाइस, संविधान एक ऐसा सिद्धांत या सूत्रबद्ध है जिसमें समाज या राज्य व्यवस्था को लोकतंत्र बनाते हैं। सिद्धांत को मौलिक अधिकार से परिभाषित करते हैं। कभी कभी संविधान एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, और ये हिस्सा गाइस, जब ये अधिकार भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध हो जाते हैं, तब कोई भी बंदा या किसी भी चीज़ को हम हास्याकरण का तबका नहीं कह सकते, या फिर हम उनको एक अलग सी चीज़ें नहीं कह सकते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, जब अधिकार हमको मिल जाते हैं तो सरकार की कोशिश ये रहती है कि हम अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर उन चीज़ों को करें जिसमें उनको लाया जा सके, और जो हास्याकरण के तबकों में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको दूर धकेला जा सके। मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कई कानून हमें बढ़ाने पड़े। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अनुमूलन किया जा चुका है। इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति दलित को पढ़ाने या फिर उसको मंदिर या मस्जिद में या कहीं पर आने के लिए दूर नहीं करेगा। गाइस, यहाँ पर आप एक टर्म देख रहे हैं, दलित वर्ड, जिसको हम दबा या कुचला कहते हैं। दलित समूह ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए चुना है, या अपने आप में वो चीज़ें किया है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार है इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी, लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, यानी छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। गाइस, आज भी आप गांव में देख रहे हो, जो निम्न कास्ट के लोग होते हैं, जो होते हैं, तो आज भी वहाँ पर कहीं ना कहीं हम अदृश्यता या अस्पृश्यता एक दूसरे के साथ वो चीज़ें हम जताते ही हैं। गाइस, उसके बाद आता है कि संविधान के ऐसे दूसरे भी कई अनुच्छेद हैं जिसमें अस्पृश्यता के खिलाफ कई चीज़ें, जैसे संविधान का अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ऐसा किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं दंड के भागीदारी होते हैं, या हम कहें दंड के वो भागीदार हैं। सरकार उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगी, लेकिन वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है। इस बात पर जोर भी दिया है कि सरकार संविधान का पालन और उन्हें न्याय प्रदान करे। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म, सांस्कृतिक, शैक्षिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी अपनी
सुरक्षा मानते थे। इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक अधिकार हैं वो व्यवस्था संविधान के ऐसे समूह के सांस्कृतिक न्याय का प्रदान करते हैं जिसका उद्देश्य इन समूह की संस्कृति पर वे अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति से अलग रखते हैं। तो इस आधार पर गाइस हम कह सकते हैं कि जो ये तबका है या जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी परेशानियां देते आ रही हैं। इसके बाद आता है गाइस लॉस फॉर द मार्जिनलाइज्ड अर्थात हाशियाई तबकों के लिए क्या कानून है। तो कानून तो फंडामेंटल राइट सभी के लिए हैं, भारतीय संविधान के ड्यूटी सभी के लिए हैं। फिर भी कानूनी कार्रवाई से लेकर जो अन्य चीज़ें हैं उसमें सरकार केवल इस तरह कार्रवाई नहीं करती कि हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून या नीतियां बनाई जा सकें। बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिति की सिफारिश या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती है। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर प्रदान किया जा सके या उनको लाया जा सके। जैसे प्रमोटिंग सोशल जस्टिस अर्थात सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना या बढ़ाना, जैसे उसमें कई प्रकार की विभिन्नता हमारे सामने आती हैं या हम कहें कि उनको कई तरह की चीज़ें हमारे सामने लेके चलती हैं। तो एज पर ऑफ देयर एफर्ट्स ऑफ द इम्प्लीमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस अर्थात संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या फिर भारी दलित आबादी वाले इलाकों के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। उदाहरण के लिए दलित आदिवासियों को सरकार की ओर मुफ्त या रियायती दर छात्रावास या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें जो मुश्किल है उनके लिए इलाकों में उपलब्ध नहीं होती है। कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उसके बाद गाइस गवर्नमेंट ने आरक्षण की व्यवस्था भी की है जिसके तहत निम्न तबके वर्गों को बहुत सारी चीज़ें मिल सकें या उन्हें प्राप्त हो सकें। इसके साथ साथ भारत सरकार ने उनमें ये भी चीज़ किया है कि जो महत्वपूर्ण होने के साथ जो विवादास्पद चीज़ें हैं या फिर जो अन्य चीज़ें हैं उनको शिक्षा संस्थानों या सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे यह समझ भी आता है कि जैसे हमारे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ाने लिखाने नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों में वंचित रखा जाता है तो उन तर्कों को भी वैसे ही याद किया जाता है। जैसे आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है, देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों या अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। विद्यार्थियों जैसे शैक्षिक संस्थान में आप कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं वार्षिक सूची से लेकर अन्य सूचियाँ, उसी तरह की सूचियों में इन लोगों के आसपास भी वो चीज़ें होती हैं। जैसे कॉलेज, मेडिकल, बड़े से बड़े संस्थान वो भी कहीं कहीं इनको आपस में लेकर आगे बढ़ते हैं या हम कहें उनको बहुत ज़्यादा आगे वो ले जाते हैं जिससे कई रीजंस या कई तर्क उनको के पास आते हैं। जैसे हम कॉलेज में आप देखते हैं कि कट ऑफ मेरिट सीमा तय होती है, संस्थान में दलित या आदिवासी लोगों को दाखिला नहीं मिल पाता है तो उनके लिए रिजर्वेशंस होता है। इन्हीं में उन परीक्षार्थियों में अच्छा प्रदर्शन किया, न्यूनतम अंक सीमा से अंक प्राप्त किए हैं, सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति, पैकेज, रहना खाना पीने का आवास, विभिन्न प्रकार की कई सारी चीज़ें भी इन्हें उपलब्ध कराती है। कई साहब इसमें देख रहे हैं लिस्ट ऑफ स्कीम्स में कि विद्यार्थियों के लिए वजीफे की व्यवस्था, विशेष थानों का गठन, सरकारी स्कूलों में लड़के लड़कियों की विशेष योजनाएं किस बारे में है, क्या है, इन बारे में सारा का सारा जो तर्क है वो इनको मिला हुआ है या उनको दिया जाता है। सो गाइज़ मैं उम्मीद करूँगा जो ये मैं चैप्टर्स आपको पढ़ा रहा हूँ क्राफ्टिंग मैकेनिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उम्मीद करूँगा कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वॉचिंग। कल हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासी, दलित और आदिवासी के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वॉचिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू।